हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम दिमशा है और मेरी उम्र 20 साल है। हम अपने माता पिता के 2 ही बच्चे हैं, एक मेरी बड़ी दीदी और दूसरी मैं थी। हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया जब मेरे जीजा का रिश्ता मेरी दीदी के लिए आया। तो हमारे घर में एक अलग ही माहौल बन गया था। मेरी दीदी एक लड़के को पसंद करती थी, वे उनके कॉलेज में पढ़ता था। उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मैं जो दीदी के बगल वाले बिस्तर पर ही सोती थी, इसलिए उनकी सभी बातें मुझे अच्छी तरह से पता थी। मेरी दीदी उस लड़के से बहुत ही प्यार करती थी, उसका नाम राज था। एक दिन दीदी मोबाइल पर राज से बात कर रही थी जब अचानक वे रोने लगी। मैं जो अपने बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही थी, अचानक दीदी की तरफ ध्यान देने लगी। वह लड़के से गुहार लगा रही थी और कह रही थी, प्लीज़ राज, मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। आज ही मम्मी पापा ने इस बारे में मुझसे बात की है। अगर तुम रिश्ता लेकर नहीं आए तो मुसीबत हो जाएगी। पापा के दोस्त और मम्मी की दूर की कज़िन दोनों ही अपने बड़े बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आना चाहती है। अगर घर में रिश्ता आ गया तो पापा किसी भी सूरत में मना नहीं करेंगे। तुम क्यों मेरी परेशानी नहीं समझ रहे? दीदी की आंखों में आंसू थे और मैं भी परेशान होकर उठ गई थी। ये बात तो सच थी कि आज खाने के टेबल पर मम्मी ने इस बारे में बात की थी। पापा भी चाहते थे कि दीदी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। मम्मी पापा की बात सुनकर दीदी चुपचाप कमरे में चली आई थी। मुझे दीदी का दुखी चेहरा देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा था। तभी मैंने सोचा था कि मैं अकेले में मम्मी से इस बारे में बात करूँगी और उन्हें इशारों इशारों में ही बता दूँगी कि दीदी किसी और को पसंद करती है, उन पर अपनी पसंद ना थोपे। लेकिन अब दीदी का हाल देखकर मुझे पता चला कि वे बहुत ही परेशान है। वे राज से बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने राज से बहुत मिन्नत की कि किसी भी तरह रिश्ता लेकर आओ, वरना हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अपनी दीदी पर बहुत ही तरस आ रहा था और उनकी अधूरी प्रेम कहानी पर दुख हो रहा था। तभी मैं उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी इस तरह परेशान मत होइए, ऊपर वाला आपके हक़ में फ़ैसला करेगा। तभी अचानक मेरी दीदी मेरे गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे उनका रोना बहुत ही बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें अपने से अलग करते हुए कहा, दीदी क्यों परेशान हो रही हो? ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा होगा तो आप दोनों मिल ही जाएंगे। इस तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं मम्मी को मनाने की कोशिश करूँगी। मैंने जितना हो सकता था अपनी बहन को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह शायद राज से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही थी। मैंने गुस्से में दीदी का फ़ोन उठाया और राज का नंबर मिलाकर फ़ोन लगा लिया। दीदी पूरी तरह से अपने होश में नहीं लग रही थी। यकीनन विराज से बहुत प्यार करती थी और उनकी हालत देखकर मुझे ये अच्छी तरह समझ में आ गया था। फ़ोन कान से लगाते ही मैं शुरू हो गई, आप समझते क्या है खुद को? अगर मेरी बहन आपको पसंद नहीं थी तो फिर उससे प्यार का दावा क्यों किया? जब साथ देने का वक्त आया तो आप पीछे हट रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ राज, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बस एक ही बहन है और मैं उसे इस हाल में रोते हुए नहीं देख सकती। आपको रिश्ता लेकर घर पर आना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। आगे से बात सुनना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वे रात धीरे धीरे बीतती चली गई थी और मैंने अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। हम दोनों बहनें एक दूसरे से लगकर गहरी नींद में थी जब अचानक मम्मी कमरे में आई और हमें जगाते हुए बोली, पता नहीं बाहर कौन आया है, जल्दी उठ जाओ। और करिश्मा, तुम तैयार हो जाओ, वे लोग तुम्हारा ही जिक्र कर रहे हैं। मेरी माँ दीदी की तरफ इशारा करके बोली और कमरे से बाहर चली गई। एक पल के लिए मैं भी हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन हमारे घर आया है जिससे मम्मी इतनी परेशान नज़र आ रही है और दीदी को तैयार होने के लिए क्यों कहा। ये बात ना मुझे समझ आई थी और ना ही दीदी को। वे चुपचाप कपड़े बदलकर अपने आप को संवार कर नीचे की ओर चली गई, जबकि मैं भी कमरे को समेटकर नीचे आई थी। सामने ही एक युवा लड़का और साथ में 2 अंधेड़ उम्र के आदमी और औरत बैठे थे। दीदी की आंखों में चमक आ गई थी। मैं हैरान हो गई थी कि दीदी इन लोगों को देखकर खुश क्यों हो रही है।
जबकि आज तक हमने उनसे मुलाकात नहीं की थी। जैसे ही ये युवा खड़ा हुआ और दीदी की तरफ इशारा करते हुए बोला तो मैं समझ गई थी कि ये कौन है। दरअसल वे राज थे, जो अपने माता पिता के साथ दीदी का रिश्ता लेकर आए थे। उनका घर और कारोबार बहुत ही अच्छा था। पापा की यही इच्छा थी कि दीदी की शादी अपने परिवार में हो, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस रिश्ते में दीदी की भी रजामंदी है तो उन्होंने दीदी की खुशियों के साथ कोई समझौता नहीं किया। पापा ने दीदी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। आज मैं बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि मेरी दीदी के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद सच्ची खुशी का एहसास चमक रहा था। मैं मुस्कुराते हुए अपनी दीदी के चेहरे को देख रही थी। तभी मुझे राज जीजू की आवाज़ सुनाई दी थी। राज जीजू मुझसे कह रहे थे, साली साहिबा अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं अभी हल कर देता हूँ। राज जीजू की बात सुनकर मुझे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं जीजा जी, कोई समस्या नहीं है, आप आ गए हैं यही काफ़ी है। बस इतना याद रखिएगा, हमने अपनी दीदी को बहुत नाजों से पाला है, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं नखरे से बोली और जीजा जी ने ज़ोरदार हंसी के साथ कहा, जी जी सारी साहिबा, अब तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब हम आपसे जो मिल लिए हैं। राज जीजू जो भी कह रहे थे वे मुझे हैरान कर रहा था, क्योंकि उनका अंदाज कुछ अजीब था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान में समझ गई थी कि वो मजाक कर रहे थे। फिर पापा और राज जीजू के पिताजी ने मिलकर दीदी की शादी की तारीख पक्की कर ली थी। शादी कुछ महीनों बाद ही तय की गई थी। सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था। मम्मी पापा काफ़ी उदास थे कि दीदी घर की रौनक थी। पहली औलाद माता पिता के लिए बहुत ही मायने रखती है। यही हाल मेरे माता पिता का भी था। मैं भी बहुत उदास थी। आखिर दीदी मेरी रूममेट थी, मेरा हर सुख दुख की साथी थी। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ, हम दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि दीदी मुझसे उम्र में बड़ी थी और मैं उनकी इज्जत करती थी। वही दीदी भी मुझे छोटा समझकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताती थी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम दोनों किसी मुसीबत में आ जाते थे तो एक दूसरे को ज़रूर याद करते थे। यही सब सोचकर मैं काफ़ी भावुक हो गई थी। अभी मैं लॉन्च में ही बैठी थी जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी। मैं हैरान हुई कि इस समय कौन आ सकता है। दीदी मम्मी पापा तीनों ही शॉपिंग के लिए बाजार गए हुए थे। ये सोचकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी कि हो सकता है कोई रिश्तेदार आ गया हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं बल्कि दीदी के मंगेतर राज जीजू मुस्कुराता चेहरा लिए खड़े थे। मैं हैरान रह गई थी। वो मुझे हेलो कहते हुए घर के अंदर आ गए। एक पल के लिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं घबरा गई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वे सोफे पर बैठते हुए बोले, साली साहिबा आपको क्यों साफ सूंघ गया है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? अब तो खैर मैं आपकी दीदी का मंगेतर हूँ, वो शरारती लहजे में बोले थे। मुझे लग रहा था जीजू अपनी साली से मजाक कर रहे हैं, तभी मैं हंस रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए तुरंत अपने सिर को झटका और उनके पास जाकर बोली, बिल्कुल, आप तो इस घर के दामाद हैं, आपको भला कौन रोक सकता है। दीदी मम्मी पापा और शॉपिंग के लिए गए हुए थे, घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। आप बताइए, चाय लेगी या फिर ठंडा? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में चमक उभर आई थी। वे मुझे देखते हुए बोले, अरे अरे कुछ नहीं चाहिए छुटकी, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बस तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। राज जीजू की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैं किसी अनजाने एहसास से उनकी ओर देखते हुए बोली, जीजा जी, क्या दीदी ने आपको नहीं बताया कि वो शॉपिंग पर जा रही है? कल रात आप दोनों की बात हो रही थी। मेरी बात सुनकर वे एकदम गड़बड़ा गए और मुझे देखकर बोले, अच्छा जी, यानी आप बातें सुनती है? वैसे ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, हम बहुत सी बातें करते हैं जो प्राइवेट होती है। उनका लहजा थोड़ा अजीब था और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। वे न जाने मुझे क्या कहना चाह रहे थे। मुझे उनके सामने कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, या शायद मैं घर में अकेली थी इसलिए मैं डर रही थी। तभी मैं अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, नहीं नहीं, सारी बातें नहीं सुनती, बस कल कमरे में आ रही थी तो कान में पड़ गई, और कोई बात नहीं।
अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से अकेले बोर हो रही थी। आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर एक साथ पीते हैं। ये बोलकर मैं फ़ौरन किचन की तरफ बढ़ गई थी। तभी जीजू जी भी मेरे पीछे पीछे आते हुए बोले, अरे अरे रहने दो ना छुटकी, तुम मुझसे बातें करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम हो कि काम में लग गई हो। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी दीदी आ जाएगी, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। वे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारी मुलाकात को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। फिर भी उनका अंदाज़ देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं अभी चूल्हा ऑन करती जैसे ही उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे देखते हुए बोले थे, अरे अरे रहने दो, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, समझ नहीं आता तुम्हें। उनका अंदाज़ बहुत ही अजीब था। मैं फ़ौरन उनसे 2 कदम दूर हो गई थी। मुझ पर घबराहट छा रही थी। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं सहम गई थी। वे मुझे देखते हुए बोले, अरे आओ ना, हम दोनों लाउंज में बैठते हैं और तुम किचन में चली आई हो। मैं मना कर रहा हूँ और तुम हो के मान नहीं रही हो। जबकि मैंने इस बार उनकी तरफ देखा भी नहीं था और उनके मना करने पर कोई जवाब भी नहीं दिया था। बस चुपचाप लाउंज के सोफे पर दूर बैठ गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, मगर क्यों, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वे किचन से बाहर आए और मैं लाउंज में ही बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। वे मुझे देखते हुए बोली, अरे छुटकी, तुम इतनी दूर क्यों बैठ गई हो? यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उन्होंने 2 कप हम दोनों के लिए चाय बनाई थी। ये देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हुई थी। वे न जाने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे थे। वे हंस हंस कर मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा उकता चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मम्मी पापा और दीदी घर आ जाए। कहते हैं ना, जब दिल से दुआ की जाए तो ऊपर वाला उसे ज़रूर सुनता है। मेरी दुआ भी कबूल हो गई थी। राज जीजू अभी अपनी जगह से खड़े होकर मेरे पास आ ही रहे थे कि इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैंने सोफे पर साफ तौर पर राज जीजू के चेहरे पर चिंता आते हुए महसूस की थी, मगर उसे अपना वहम समझकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरे सोच अनुसार दरवाजे पर मम्मी पापा और दीदी ही थे, जो शॉपिंग के बैग्स हाथ में लिए घर में दाखिल हुए थे। लेकिन सामने राज जीजू को खड़ा देखकर तीनों को हैरानी हुई थी। दीदी जीजू की तरफ देखते हुए बोली, अरे आप, आज तो आप किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर से बाहर जा रहे थे, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी की बात सुनकर एक पल के लिए जीजू के चेहरे का रंग बदला था। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, आपके बिना दिल ही नहीं किया कि मैं जा रहा था दूसरे शहर, लेकिन आधे रास्ते से ही मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। मैंने ज़िंदगी में कभी आपको मना नहीं किया, लेकिन आज मना करके मुझे बहुत ही ज़्यादा गलती महसूस हो रही थी। इसलिए मैं घर आ गया कि सोचा कि आप घर पर मिल जाएगी, लेकिन आने के बाद पता चला कि घर पर तो कोई नहीं है सिवाय छुटकी के। वैसे आपकी छुटकी बहुत अच्छी है, उसने मेरी बहुत ही खातिरदारी करने की कोशिश की, लेकिन हमारी रिमशा इतनी छोटी है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि उससे कोई काम करवाऊं। जीजू की बात सुनकर मेरे दिल में जो भी बुरे ख्याल आए थे, उन सब पर मुझे अफसोस हुआ था। वो तो इतने अच्छे इंसान थे कि इतनी अच्छे बर्ताव कर रहे थे। जीजू की बात सुनकर मेरी दीदी की आंखें भी चमक उठी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मम्मी पापा भी बेहद खुश थे। वे समझ गए थे कि दीदी के लिए उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। यही ख्याल मेरा भी था। हम लोग उनके साथ बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अब मुझे उनसे बात करते हुए बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मैं बढ़ चढ़ कर बातों में हिस्सा ले रही थी। यही वजह थी कि 1-2 बार मुझे थोड़ी सी उलझन भी हुई थी, मगर ये सोचकर मैंने उनसे नज़रअंदाज कर दिया कि जीजू का नेचर ही ऐसा है। समय गुजरता जा रहा था, दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक बीत रहे थे और शादी का दिन भी करीब आ गया था। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। कोई ढोलक बजा रहा था तो कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, कोई अपनी बातें कर रहा था तो कोई अपने कपड़े ठीक कर रहा था, किसी का कोई सामान नहीं मिल रहा था तो कोई मेहंदी लगवा रहा था। मैं ये सब देखकर बहुत खुश थी। मम्मी और मैं सबका बहुत ध्यान रख रही थी और दीदी से हमने कोई काम नहीं करवाया था। आखिरकार वो हमारे घर को छोड़कर जाने वाली थी। अब उनसे काम करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही बारात का दिन भी आ गया था। आज मेरी दीदी घर से विदा होने वाली थी। मैं और मम्मी बहुत ही भावुक हो रहे थे। पापा भी कई बार अपने दुख का इजहार कर चुके थे। दीदी भी बेहद उदास थी और थोड़ी खुश भी दिख रही थी। आखिरकार उन्हें उनकी पसंद का दूल्हा जो मिलने वाला था। सब लोग मेरी झोल पहुंच गए थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी होकर जीजू के आने का इंतज़ार कर रही थी।
आखिर उन्हें रोक कर मुझे मोटी रकम जो लेनी थी। मेरे साथ मेरी सहेलियाँ और मेरी कजिन्स भी खड़ी थी और कुछ पलों बाद आसमान में आतिशबाजी होने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे, जिसका मतलब था कि जीजू आ चुके थे। बारात बड़े धूमधाम से आई थी। हम सब मुस्कुराते हुए जीजू को देख रहे थे, जो घोड़े पर बैठे हुए बहुत जोश में नजर आ रहे थे। उन्हें घोड़े से उतारा गया और मम्मी ने उनके बड़े अच्छे से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वे मोरी झोल में दाखिल होने लगे, हम सहेलियों और कजिन्स उनके सामने आ गए। मैंने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, अगर दीदी से मिलना है तो पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे तो हम आपको अंदर किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। मुझे लगा था कि अब बहस होगी, उनकी तरफ से कुछ कहा जाएगा और हम कुछ कहेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन अचानक ही जीजू ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक भारी रकम मेरी हथेली पर रखते हुए बोले, साली साहिबा, आपके लिए तो हम अपनी पूरी जायदाद वार देंगे। भला ये रकम क्या मायने रखती है? अगर हम इजाज़त हो तो आप अंदर आ सकते हैं। जीजू से इस मजाक पर मेरी सहेली और कजिन सब हंस रही थी और मैं भी मुस्कुराई थी। तभी जीजू मेरे गाल पर चुटकी काटते हुए बोले, चलो आओ तुम्हारी दीदी से मुलाकात करते हैं। मैं अचानक शर्म से लाल हो गई थी। उनका ये अंदाज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, ज़्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए हम दोनों बहनें थोड़ी अलग थी। दीदी के होने वाले पति के साथ मैं स्टेज तक आई थी, जबकि दीदी मुस्कुराकर हम दोनों को देख रही थी। थोड़ी ही देर में शादी की सभी रस्में अदा कर दी गई थी। मेरी दीदी हमेशा के लिए राज जीजू की हो गई थी और हम बस आंसू बहाते रह गए थे। मेरा दिल बहुत ही उदास था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ दीदी के पास ही लेकर जाती थी, इसलिए आज उनका जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही विदाई का शोर उठ गया और ये सब मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखें नीचे थी और मेरा दिल बहुत उदास था, जब अचानक मुझे अपने कंधे पर एक मर्दाना हाथ महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा तो जीजू मेरे पीछे खड़े थे। एक पल के लिए मैं सहम गई थी। वो मुझे देखते हुए बोले, अरे साली साहिबा, आप क्यों परेशान हो रही है? हम वादा करते हैं कि आपकी दीदी को बहुत खुश रखेंगे और आप भी इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। जीजू ने इतना कहकर एक बार फिर मेरा गाल खींचा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ये कैसा एहसास था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। न जाने क्यों अब मुझे जीजू से घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद ही दीदी हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने घर चली गई थी। मैं, मम्मी और पापा बहुत रोए थे। उनकी जुदाई ने हम सबको उदास कर दिया था। वक्त बीतने लगा था और दीदी की शादी को एक हफ्ते का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन की रस्म भी बहुत ही अच्छे से हो गई थी। आज दीदी और जीजू की दावत थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया था। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दीदी से मिलने का मौका मिल रहा था। मैंने लाल रंग का सूट पहना था, जो मेरी दूधिया रंगत पर खूब जच रहा था। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया था। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत ही खूबसूरत है और मुझे भी यही लगता था। थोड़ी देर बीतने के बाद दीदी और जीजू घर पर आ गए थे। खाना काफ़ी खुशनुमा माहौल में खाया गया था। जीजू आज रात ज़रूरत से ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से बाल बनाए हैं। दीदी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। यही वजह थी कि हम सब संतुष्ट हो गए थे। मुझे भी बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। जीजू का बार बार मेरी तारीफ़ करना मुझे खुशी से निहाल कर गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये तारीफ़ें मेरे गले का फंदा बनने वाली है। वक्त बीतता जा रहा था और दीदी और जीजू की शादी को अब 6 महीने होने वाले थे। जब भी जीजू हमारे घर आते थे तो उनके होठों पर बस एक ही बात होती थी, हमारी छुटकी बहुत अच्छी है, किसी भी घर में जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी। उसकी आदतें, उसका अंदाज़ और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। और मैं मुस्कुरा देती थी। हमारे बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मुझे कोई बात करनी होती तो मैं दीदी के पास जाने के बजाय जीजू के पास जाती थी, क्योंकि जीजू हमारे घर के एक सदस्य बन गए थे। अब हम उनके सामने कुछ भी बातें करने में हिचकिचाते नहीं थे। जीजू ने भी साफ कह दिया था कि मैं इस घर का दामाद नहीं, बेटा हूँ। मुझे कभी भी दामाद जैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। छुटकी के पति को दामाद बना लेना, मैं तो आपका बेटा बनकर ही रहना चाहता हूँ। उनकी ये बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। वो मेरे मम्मी पापा को बहुत ही इज्जत देते थे। आज भी वो लोग हमारे घर आए हुए थे और आज मम्मी ने उन्हें घर ही रुकने के लिए कहा था।
लाउंज में बैठे सब बातें कर रहे थे जब अचानक जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सबकी नज़र एक साथ उन पर चली गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, चलो छुटकी, आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, देखो बुरा तो नहीं मानोगी ना। जीजू की बात सुनकर मैंने फ़ौरन ना में सिर हिलाया और कहा, भला इतने अच्छे जीजू की बातों का कौन बुरा मानता है। दीदी भी मुस्कुराकर उन्हें ही देख रही थी। तभी वो मुझे देखते हुए बोली, अच्छा मुझे ये बताओ कि भविष्य में तुम्हारी भी शादी होनी है, तुम्हें भी अगले घर जाना है, तुम अपने पति को कैसा चाहती हो, मतलब वो कैसा हो, उसकी आदतें कैसी हो, सब कुछ बताओ ताकि हमें लड़का ढूंढने में आसानी हो। पापा के सामने मुझे शर्म आ रही थी। मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जो मम्मी पापा की पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी, मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं है। मेरी ये बात सुनकर अचानक जीजू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे पापा की परी, ये तो मुझे पता है कि तुम अपने माँ बाप की पसंद के बिना कहीं शादी नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारा भी कोई आदर्श होगा जिसे तुम अपने लिए चुनना चाहती हो। बताओ ना, कैसा लड़का तुम्हें पसंद है। उनकी ये बात सुनकर न जाने मुझे अचानक क्या हुआ कि मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आपके जैसा लड़का पसंद है। आपका अंदाज़, आपका मेरे मम्मी पापा को इज्जत देना, हमारे साथ बैठकर बातें करना, मेरी दीदी को खुश रखना, मुझे यह सब बहुत पसंद है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा पति बिल्कुल आप जैसा हो। मेरी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सबसे ज़्यादा तो जीजा जी खुश नज़र आ रहे थे। वक्त बहुत हो चुका था, इसलिए दीदी और जीजू रात हमारे ही घर रुके थे, इसलिए हमने देर रात तक बैठकर गपशप की थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था। थक हार कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सोने के लिए लेट गए थे। गेस्ट रूम में दीदी और जीजू ठहरे थे। वे दो थे, इसलिए अब हमारे कमरे में नहीं रुक सकते थे। अगर दीदी होती तो वो मेरे साथ ही रुक जाती। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक मुझे अपने अस्तित्व पर किसी की गहरी निगाहें महसूस हुई। किसी तरह इस एहसास के तहत मेरी आँख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर ये निगाहों की तपिश मुझे क्यों महसूस हो रही थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक मैं बैठकर इधर उधर देखती रही ताकि पता चल सके कि आखिर कौन मुझे देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर दोबारा सोने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का मर्दाना हाथ महसूस हुआ। मुझ पर घबराहट छाने लगी। ठंड होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने आ गए थे। मैं एक बार फिर से हड़बड़ाकर उठ बैठी। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन इस बार भी कमरे में कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर सिर झटक दिया। अगली सुबह जब सब कुछ सामान्य था, जीजू और दीदी सुबह होते ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए। मम्मी पापा ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जीजू का बिजनेस था जिसे संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। मगर हमें ये नहीं पता था कि उनका आना हमारे लिए कितना नुकसान दे सकता है। और 2 दिन बाद रात के समय अचानक जीजू घबराते हुए हमारे घर आए। मम्मी पापा लाउंज में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, और मैं भी उनके पास ही थी। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। उन्हें घबराया हुआ देखकर मैं भी परेशान हो गई। वो मुझे देखते हुए बोले, करिश्मा, जल्दी से चलो, नेहा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, एमरजेंसी है, वो अस्पताल में है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनते ही मैं बेचैन हो गई। मम्मी पापा भी दरवाजे पर आ गए और जीजा जी से पूछने लगे, क्या हुआ है, सब ठीक तो है, हम भी साथ चलते हैं। लेकिन जीजा जी के चेहरे पर एक पल के लिए जो छाया गुजरी थी, वे मेरी नज़रों में छुपी नहीं रही। उन्होंने मम्मी पापा को देखकर कहा, नहीं नहीं, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं और रिमशाद सब कुछ संभाल लेंगे, आप लोग बस ऊपर वाले से दुआ करिए कि सब ठीक हो जाए। मेरे पापा बेचैन हो रहे थे, लेकिन जीजू ने बार बार यही कहा कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सोचा कि मम्मी पापा वहाँ जाकर परेशान होगी, इसलिए मैं जीजू के साथ दीदी के पास जाने के लिए निकल पड़ी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि यह सफ़र मेरे लिए कितना भयानक साबित होने वाला है। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैं अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान थी। मन ही मन दुआ कर रही थी कि उन्हें कुछ ना हो। वे हमारे घर की सबसे बड़ी लाडली थी और हम उनसे बहुत ही प्यार करते थे। गाड़ी में एक गहरा सन्नाटा था। रात ज़्यादा होने की वजह से सड़कें भी सुनसान थी। जीजू बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, जीजू आप ये क्या कर रहे हैं, गाड़ी तेज़ चलाइए, दीदी अस्पताल में अकेली होगी, आप बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वे मुझे देखते हुए बोले, अरे चलोगे ना, क्या हो गया, इतनी भी ख़राब तबीयत नहीं है तुम्हारी दीदी की, वो मर जाएगी, हम पहुंच जाएंगे। मैं उनकी बातें सुनकर शांत थी।
उन्होंने ये कैसा रवैया अपना लिया था। मैं उन्हें देखते हुए बोली, क्या हो गया आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं और गाड़ी तेज़ चलाइए, वो मेरी बहन है। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी ये बात सुनते ही अचानक जीजू ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। मैं हैरान और परेशान होकर उनसे उनके इस बदले हुए व्यवहार को देख रही थी। वे घर पर एक अलग इंसान थे और यहाँ पर उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अगर इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद गाड़ी चला लो, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। अगर मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो अकेले चली जाओ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें देखते हुए एक बार फिर बोली, आपको क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि दीदी की तबीयत खराब है, तो फिर ये सब तमाशा क्यों? मेरी बात सुनकर अचानक उन्होंने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मुझे अपने करीब खींचते हुए बोले, तुम्हारी दीदी घर पर बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बुरा लगेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब से मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी पसंद पर बहुत ही पछतावा हुआ कि काश मैं अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी कर लेता, तो आज मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। ये कहते हैं कि वे मेरे होठों पर झुक गए, मेरे सांस सीने में अटक ही गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने जीजू को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? भगवान के लिए मुझ पर रहम खाइए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मेरी ये बात सुनकर अचानक उन्होंने मुझे पीछे की तरफ खींचकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और बोले, तुम बहन नहीं साली हो मेरी, और वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। अगर तुम मुझे थोड़ा सुकून दे दोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और अगर तुम मेरे साथ सहयोग करोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना मुझसे बड़ा जानवर कोई नहीं है। ये कहते हुए उनके हाथ बेहयाई से मेरी कमर में रेंगने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे से मेरी शर्ट हटाई, मेरी जान हलक में आ गई। मुझे अपनी इज्जत बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे, मैं आपकी पत्नी की बहन हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो मुझे मेरे ही घर से उठाकर ले गए और मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुझे बेजान सी हालत में छोड़कर गाड़ी से बाहर चले गए। मुझसे इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं उठकर अपनी हालत सुधार सकूं। मुझे अच्छी तरह से एहसास हो रहा था कि वो गाड़ी से बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। थोड़ी देर बाद वो वापस गाड़ी में आए और मुझे देखकर बोले, अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो याद रखना, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। बल्कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारी बहन को पागल बना दूंगा, उसे घर से निकाल दूंगा और तलाक देकर हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ दूंगा। इसलिए चुपचाप बर्दाश्त करो। लेकिन मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती सकती थी, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ वो मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने चुप्पी साध रखी थी और बस सिर झुकाए बैठी रही। जब उन्होंने मुझे घर के दरवाजे पर छोड़ा और खुद अपने घर चले गए, तब मैंने बिना सोचे समझे सारी बात अपने माता पिता के सामने खोल दी। मेरे पापा मुझे हैरान नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मेरी हालत खुद ही बता रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। उसी वक्त मेरी माँ ने दीदी को फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी। मुझे लगा था कि दीदी हमसे रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि मुझे उनका पागलपन याद था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह ही दीदी घर वापस आ गई और रोते हुए पापा के सामने साफ साफ कह दिया, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो हरकत राज ने की है उसे अब किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। तुरंत तलाक के पेपर्स तैयार किए जाए और फिर हम पुलिस में रेप केस की FIR दर्ज कराएंगे। मैं अपनी बहन को देख रही थी, मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं हैरान थी कि वो मेरे लिए अपनी मोहब्बत छोड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी दीदी ने हमें बताया कि आज से पहले भी कई बार राज ने बातों बातों में मेरे लिए अपनी पसंद जाहिर की थी, लेकिन दीदी हमेशा उसे मजाक में ले लेती थी। अब उनकी असलियत हमारे सामने आ चुकी थी। दीदी के वक्त पर लिए गए फैसले ने हमें बहुत ही से नुकसान से बचा लिया था। हमने तलाक ले लिया और उनके खिलाफ केस भी करवा दिया, लेकिन आज भी मैं बहुत दुख महसूस करती हूँ। मेरी इज्जत भी चली गई और दीदी का घर भी उजड़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जो पहले ही किसी से बातें नहीं करती थी, अब और भी ज़्यादा खामोश हो गई हूँ। मेरे पापा, मेरी मम्मी और दीदी मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। ऊपर से भगवान ने मेरे साथ एक और जुल्म कर दिया था।
मैं प्रेग्नेंट थी और ये बात मेरे घर वालों को भी पता थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़िंदगी ने मुझे इतना सिखा दिया था, किसी पर भी जीवन में आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और रिश्तों में अपनी सीमाएं बना कर रखना चाहिए, चाहे रिश्ता कोई भी हो। और बेशक साली और बहनोई का रिश्ता आग जैसा होता है, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।